Hello, hi everyone. I am Tanisha and welcome to the series of RLHF Reinforcement Learning through Human Feedback. In this series, we will see what is RLHF, RLHF है क्या, RLHF का क्या importance है, and how we trained any model via PPO, DPO. We will also see full research paper of PPO. I will explain you each and everything in this series. So, पहले हम देखते हैं RLHF है क्या. बिफोर दिस आई वांट टू टेल यू कि अभी क्या एप्लीकेशन है जो RLHF का प्रेजेंट में हम सब यूज ले रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज योर चैट जीपीटी. द चैट जीपीटी यू ऑल आर यूजिंग. सो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई आंसर आ रहा है देन यू विल सी द ऑप्शन ऑफ थम्स अप एंड थम्स डाउन. सो व्हाट इज दैट थम्स अप एंड थम्स डाउन. जब भी आप कोई आंसर दे रहे हो तो ऑब्वियसली इफ यू आर लाइकिंग द आंसर देन यू आर क्लिकिंग थम्स अप. सो दिस थम्स अप इज एक्टिंग एज अ फीडबैक जो कि मॉडल को जा रहा है एंड दैट मॉडल इज डूइंग सेल्फ लर्निंग फ्रॉम दैट फीडबैक. मीन्स इफ हम फीडबैक अच्छा दे रहे हैं तो मॉडल विल, इफ यू आर सेलेक्टिंग अप थम्स अप देन मॉडल विल गिव यू आंसर सिमिलर टू योर प्रीवियस वन बिकॉज यू आर लाइकिंग दैट आंसर. तो मॉडल को समझ आ रहा है कि वो आंसर इज गुड और मुझे उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए. इन अ सिमिलर वे देखो, मॉडल मॉडल में ह्यूमन फीडबैक इंटीग्रेट हो रहा है. इट्स ऑब्वियस कि ये परफॉर्मेंस को इंटीग्रेट करेगा. अगर तुम एक लेमन एग्जांपल देखो तो यू विल अंडरस्टैंड कि अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं या फिर हम एज ए कॉलेज स्टूडेंट अगर हमें कोई टास्क असाइन हो रहा है तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमें प्रोफेसर का फीडबैक मिले. और इफ फीडबैक अच्छा होता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम उसी डायरेक्शन में चलें. तो सेम वे मॉडल के साथ भी ऐसा ही होता है. मॉडल में हम ह्यूमन फीडबैक को इंटीग्रेट कर रहे हैं और इस फीडबैक की वजह से मॉडल का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. सो इवन चाहे ओपन एआई के मॉडल्स हो, चाहे लामा हो, चाहे डीप सीक हो, एवरी एवरी मॉडल इन एवरी मॉडल द RLHF इज इंटीग्रेटेड. ठीक है. सो RLHF इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये तो हमें पता चल गया. इन इन दिस एरा ऑफ एआई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि RLHF कैसे वर्क करता है. ठीक है. तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज RLHF और हाउ कैन बी सी कि RLHF कैसे इम्पोर्टेंट है. तो RLHF इज नथिंग बट यू विल सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन RLHF इज reinforcement learning and the human feedback. सो ओवरऑल अगर मैं RLHF की बात करूं तो इससे पहले हमें देखना होगा कि reinforcement learning क्या होता है. देन वी विल सी कि ह्यूमन फीडबैक इंटीग्रेट किया फिर RLHF बन गया. तो RL और RLHF में क्या डिफरेंस था क्योंकि RL इज इटसेल्फ अ टॉपिक. ठीक है. बट अगर एक बेसिक वन लाइन में मैं बताऊं कि reinforcement लर्निंग ह्यूमन फीडबैक है क्या, तो सिंपली ये भी एक सेल्फ लर्निंग मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है जिसमें एजेंट या फिर मॉडल ह्यूमन फीडबैक के थ्रू लर्न कर रहा है. और जो वो ह्यूमन फीडबैक है वो एज ए स्कोर और रैंकिंग हमारे जो मॉडल का रिस्पॉन्स है उसके साथ इंटीग्रेट हो रहा है. और दैट प्रेफरेंस्ड आंसर is acting a powerful signal to a model which helps to generate the answer which are more in line with the human. ठीक है. तो ये लिखा हुआ जो तुम देख रहे हो ये सब कुछ वही है जो मैं बोल रही हूँ बेसिकली. तो यू विल सी दैट दिस concept of RLHF is like using a pre-trained model. So what is this pre-trained language model? जो भी तुम्हारा language model है like GPT-4 हो, GPT-3.5, if हम उसको further fine tune कर रहे हैं but हम उसको further fine tune कर रहे हैं वो already trained है ना. बिकॉज हम स्क्रैच से कोई भी मॉडल ट्रेन करेंगे तो उसका कंप्यूटेशन पावर और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की भी नीड होगी, कंप्यूटेशन पावर भी बहुत ज़्यादा होगा. तो जनरली वी यूज़ अ प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल. ठीक है. उसके साथ जो भी ह्यूमन एक्सेस और स्कोर्स जो रिस्पॉन्स वो जनरेट कर रहा है उसके साथ इंटीग्रेट होता है. और ये जो ह्यूमन क्यूरेटेड रैंकिंग है ये बहुत पावरफुल सिग्नल की तरह एक्ट करती है. और जो रिस्पॉन्सेज मॉडल देगा इसके बाद जो हमने फीडबैक इंटीग्रेट किया वो मोर इन लाइन टच होगा ह्यूमन से, ह्यूमन के रिस्पॉन्स से. ठीक है. तो हम देखते हैं कि मैंने बोला अभी कि reinforcement लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक टू इंपॉर्टेंट वर्ड से बना हुआ है दैट इज RL और दैट इज HF. सो व्हाट इज दिस RL? ये RL है क्या? reinforcement लर्निंग क्या है? तो reinforcement लर्निंग इज ऑल्सो अ फील्ड ऑफ ML जिसमें ये एजेंट होता है. एजेंट इज नथिंग दैट इज योर मॉडल. तो यहाँ हम एजेंट वर्ड यूज ले रहे हैं. तो ये एजेंट
एक पॉलिसी इस एजेंट को देते हैं। पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ गाइडलाइंस। उस पॉलिसी के बेस्ड पे वो एक एक्शन लेता है, दैट इज 80। एंड वो एक्शन लेने के बाद में वो एक नए स्टेट पे पहुंचता है, डेट इज ST+1। मीन्स इससे पहले वो किसी स्टेट पे होगा ST, फिर उसने एक एक्शन लिया 80 जिसने एनवायरनमेंट में कोई इम्पैक्ट डाला, और एक नए स्टेट पे पहुंचा, दैट इज ST+1। उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिला, दैट इज RT+1। तो सिंपली मैं क्या बोलूँ, दैट इज इन लेमैन एग्जाम्पल में समझो कि फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो पहले वो कार मान लो रुकी हुई थी, डेट वॉज इन स्टॉप स्टेट, बट जब वो चली, डेट इज इन रनिंग स्टेट, तब तुमने एक नया एक्शन लिया, तुम्हारी कार चली, या फिर तुमने कार को चलाया, इफ इट इज नॉट सेल्फ ड्राइविंग। तो उसके बाद में तुमने कोई एक्शन लिया ना, तो जब वो रनिंग स्टेट में आई, तो उसने एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डाला। एनवायरनमेंट इज नथिंग, योर सराउंडिंग। मतलब जो कार जहाँ पे चल रही है, तो वो रोड, उसके सराउंडिंग जितने भी कार्स हैं, डेट विल बी योर एनवायरनमेंट। इस ऐसे ही एजेंट को हम एक एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो सेल्फ ड्राइविंग कार चली, तो उसने एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट डाला, इनडायरेक्टली जो आसपास की कार्स हैं वो भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन तुम एक सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस पे चल रहे हो। तुम जब वो कार चल रही है, तो उसे बताया गया है कि क्या रूल्स हैं, क्या बेसिक रूल्स होंगे। कार चलेगी, अब कार को ब्रेक लगाना चाहिए, मतलब ऐसी कंडीशन अराइज हो गई है कि अब कार को ब्रेक लगाना चाहिए, या फिर अब वो रनिंग स्टेट में आनी चाहिए। तो दैट इज वो एक पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो कार चल रही है, ठीक है। वो कोई एक्शन ले रही है, और हर बार एक्शन लेते वक्त उसकी स्टेट चेंज हो रही है, मतलब पहले रुकी हुई थी, अब वो चली तो वो रनिंग स्टेट में आई, उससे एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ा। अब मान लो मेरा गोल है, मतलब उस सेल्फ ड्राइविंग का गोल है, कार का गोल है कि उसे सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो वो कोई भी ऐसा एक्शन लेगा जो पॉजिटिवली मेरे डेस्टिनेशन या उस सेल्फ ड्राइविंग कार की डेस्टिनेशन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, डेट विल इंक्रीज इट्स रिवॉर्ड स्कोर। मतलब क्या, कि अगर मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो सेल्फ ड्राइविंग कार को अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, वो ऐसा स्टेट ले रहा है, वो एक ऐसा एक्शन ले रहा है, और उस एक्शन को लेने के बाद वो ऐसे स्टेट पे पहुंच रहा है कि जिससे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पॉजिटिवली हो रहा है, और वो बहुत जल्दी इजीली वो अब उस एक्शन को लेने के बाद में उस गोल तक पहुंच सकता है, ठीक है। चांसेस ज्यादा हैं उस एक्शन को लेने के बाद, तो रिवॉर्ड स्कोर पॉजिटिव होगा। अदरवाइज रिवॉर्ड स्कोर कम होगा और नेगेटिव भी हो सकता है। सो दैट वी विल सी कि रिवॉर्ड स्कोर मतलब डिपेंड करता है व्हाट इज इट्स वैल्यू, के ये आप स्कोर के फॉर्म में दे रहे हो, रैंकिंग के फॉर्म में दे रहे हो, बट ओवरऑल लास्ट में आपको न्यूमेरिकली एक स्कोर में कन्वर्ट करना पड़ता है उस रैंकिंग को। दैट आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे होता है वो सब कुछ। बट अभी ठीक है, इतना देखो। तो ये था बेसिक आरएल का ओवरव्यू। तो मैंने बोला कि आरएल में एजेंट जो होता है कि वो एक पॉलिसी के बेस्ड पे एक्शन एक्शन ले रहा है। तो ये पॉलिसी, आई सेड दैट इट इज अ रूल और गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू विच एक्शन इज टेकन। बट ये जो पॉलिसी है, दिस इज नॉट ऑलवेज कि आप जो भी एक्शन ले रहे हो वो एक सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस है, सिर्फ उसी के बेसिस पे चले। मीन्स कि जो ये एक्शन है वो वैल्यू बेस्ड भी हो सकता है और पॉलिसी बेस्ड भी हो सकता है। तो आई यूज्ड टू न्यू टर्म्स, पॉलिसी बेस्ड और वैल्यू बेस्ड। सो व्हाट इज पॉलिसी बेस्ड? ठीक है, तो पहले देखो कि पॉलिसी बेस्ड होता क्या है, ठीक है। सो लेट मी ओपन माय वन नोट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, so let me explain you what is policy based. Okay, so I told you two terminologies. One is value based, other one is policy based, ठीक है। पॉलिसी बेस्ड, सो पहले देखते हैं कि ये वैल्यू बेस्ड क्या होता है, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड इज लाइक कि आप एक आपके एजेंट ने कोई भी एक्शन लिया, ठीक है। तो जो भी वो एक्शन ले रहा है, तो कोई स्टेट और एक्शन उसकी एक पेयरिंग होगी ना। मीन्स मैंने एक्शन लिया, कुछ एक्शन लिया, और फिर मैं वो एक्शन लेके एक नई स्टेट पर पहुंची,
तो उस स्टेट और एक्शन की जो पेयरिंग होगी, जो मैपिंग होगी, हर स्टेट एक्शन को एक वैल्यू असाइन होगा। एंड बेस्ड ऑन दैट वैल्यू, अगर वो वैल्यू हायर है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं डिसीजन उसी स्टेट एक्शन के पेयर के वैल्यू के बेसिस पे लूँ। वो स्टेट एक्शन का जो पेयर है उसके साइन जो वैल्यू हुआ है वो मेरे डिजायर्ड स्टेट तक पहुंचने में ज़्यादा हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी, तो वो for example, suppose a self-driving car to navigate through traffic. So in this scenario, what happens? The car needs to estimate the value of different action, right? Example, accelerating, braking, turning left or right in various states. Take an example, if you are approaching a red line, a pedestrian encountering is happening. So the car evaluates these action based on their expected outcomes. For example, its destination is like its goal is reaching the destination safely and efficiently. So it will choose the action that maximize its expected value. ठीक है? तो मतलब मैं क्या समझो, आई एम सेइंग कि मेरा सेल्फ ड्राइविंग कार है तो मेरा एक्शन है कि मुझे एक्सेलरेट करना है या ब्रेक लगाना है, टर्निंग लेफ्ट और राइट कुछ भी करना है। लेकिन अगर मैं कोई एक्शन ले रही हूँ तो हर एक्शन के बाद उसका वैल्यू बहुत फर्क कर रहा है। अगर मैंने ब्रेक लगाया, मेरा पॉलिसी तो सिंपल है, रूल एक बेसिक रूल है कि मुझे लेफ्ट जाना है फिर राइट जाना है, उसके बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। लेकिन लेफ्ट जाना राइट जाना इस सिंपली मेरे को सिर्फ रूल फॉलो करना इज नॉट इनफ ना, मुझे सेफली भी पहुंचना है। सेफली पहुंचना है तो मैं ब्रेक लगा रही हूँ, तो वो ब्रेक अगर मैंने बीच में ब्रेक लगाया तो वो किस टाइम पे कैसे सिचुएशन में मैंने ब्रेक लगाया, वो ब्रेक मेरे को एक्सीडेंट की तरफ भी ले जा सकता है और सेफली पहुंचा भी सकता है। तो मेरे को हर एक स्टेट एक्शन पे जो वैल्यू असाइन हो रही है, दैट वैल्यू आई विल टेक। अगर ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू हायर है, तो मतलब कि हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक है? तो दैट इज व्हाट वैल्यू बेस्ड। बट पॉलिसी बेस्ड में क्या होगा कि सिंपली आप एक रूल फॉलो करोगे, हर एक स्टेट एक्शन पे आपको वैल्यू एस्टिमेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स पॉलिसी बेस्ड में क्या होगा कि for example, there is a strategy. Policy is simply a strategy or a set of rules that guides its action, and the policy directly maps the state to action without necessarily estimating the value of each state action pair. Means instead of trying to estimate the different actions, the agent focuses on finding the best action directly from current state based on its policy. समझ आ रहा है what I am saying? कि हम हर एक स्टेट एक्शन पे वैल्यू नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्टली पॉलिसी के बेस्ड पे हमें क्या बेस्ट एक्शन चूज करना है वो हम डायरेक्टली पॉलिसी को देखते हुए ले रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यू हैव प्लेड अ टिक टिक टो गेम, है ना? तो राइट, उसमें क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स और पॉलिसी होते हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सा मूव लेना है बेस्ड ऑन योर करेंट स्टेट ऑफ योर बोर्ड। तो यू डोंट नीड टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ ईच पॉसिबल मूव ना, you simply follow the rules policy to decide the next move. Over the time, through trial and error, you might update the policy to make the better decision. बट तुमने पॉलिसी में कुछ अपडेट लिया, तो उसके बाद ही तुम कुछ चेंज करोगे। बट अगर पॉलिसी में कोई अपडेशन नहीं है तो उस पॉलिसी के बेसिस पे सिंपली तुम अपना नेक्स्ट एक्शन लोगे, तो तुम्हारा एजेंट सिंपली नेक्स्ट एक्शन लेगा। तो इधर क्या, इधर हमारा एक वैल्यू फंक्शन होगा जो कि हेल्प करेगा हर एक स्टेट एक्शन पेयर पे क्या वैल्यू है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे। बट इधर क्या होगा, सिंपली एक पॉलिसी होगी, सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस होगा जिसके बेसिस पे हम कोई एक्शन लेंगे, हमारा एजेंट कोई एक्शन लेगा। ठीक है? तो ये हुआ पॉलिसी बेस्ड और वैल्यू बेस्ड। ठीक है? लेकिन जो पॉलिसी बेस्ड एग्जाम्पल मैंने बताया अभी, तो ये पॉलिसी बेस्ड भी टू टाइप्स का होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई वांट टू से। ठीक है? देखते हैं। तो ये है पॉलिसी बेस्ड। ओके। ठीक है। अब इस दूसरा ले लेते हैं। अभी पॉलिसी बेस्ड के भी दो टाइप्स हो जाएंगे। क्या? डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, वैसे इतना अच्छा नहीं है। बट आई विल एक्सप्लेन यू कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जस्ट लिसन। ठीक। तो
आई टोल्ड यू कि पॉलिसी बेस पे दो तरह का होता है, डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक, ठीक है। तो व्हाट इज दिस पॉलिसी बेस में, सिंपली हमें इतना पता है अभी तक कि एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी की बेस पे हम कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है। और वैल्यू ऑब्वियसली अभी हमें लग रहा है कि वैल्यू बेस्ड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अ, हमें एज केसेस को भी ध्यान रखना होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सिंपली पॉलिसी फॉलो करने से या सिंपली हम एक बेसिक रूल फॉलो कर रहे हैं वो सब कुछ कवर नहीं कर पाता। इफ हमारे यूज केस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, मतलब अलग अलग डिसीजन लेने की जरूरत है, अलग अलग तरह के एज केसेस बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल गो विथ वैल्यू बेस्ड एल्गोरिथम। बट अगर सिंपली, जैसा मैंने बोला टिक टिक टो गेम जैसा, सिंपली एक पॉलिसी रूल फॉलो करके जाना, दैट इज पॉलिसी बेस्ड। लेकिन ये पॉलिसी बेस्ड में भी अगर हम वैल्यू बेस्ड का वेरिएशन थोड़ा लाना चाहें तो दैट स्टोकेस्टिक विल हेल्प अस, ठीक है। तो पहले तो डिटर्मिनिस्टिक समझते हैं क्योंकि इट इज मोर सिंपल। तो डिटर्मिनिस्टिक में क्या होगा कि आपका पॉलिसी डिटरमाइंड है, मतलब फिक्स है कि हर बार अगर सेम स्टेट हम, फॉर एग्जांपल कोई रोबोट है, ठीक है, रोबोट आर्म है, रोबोट आर्म का टास्क क्या है कि ऑब्जेक्ट को पिक करना है कन्वेयर बेल्ट से। तो डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी बेस्ड अप्रोच में क्या होगा कि रोबोट्स की जो पॉलिसी होगी वो बता सकती है कि जैसे ही उसने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, whenever it detects any object in a certain position and that orientation of on the conveyor belt, it should move its gripper to a specific set of coordinates, okay, to pick that object. But regardless of how many times the robot arm encounter the same situation, it will always execute the same action बिकॉज इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन इट्स डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी, ठीक है। तो कितने बार भी उसका अगर वो सेम स्टेट पर आ रहा है, जितने बार भी उसको एनकाउंटर होगा सेम सिचुएशन, तो वो सेम ही एक्शन लेगा बेस्ड ऑन इट्स पॉलिसी। ये डिटरमाइंड, ये फिक्स है। दैट इज व्हाट डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी। बट स्टोकेस्टिक पॉलिसी में क्या होता है कि कुछ रैंडमनेस इज देयर, कुछ रैंडमनेस हो सकती है, ठीक है। तो कैसे रैंडमनेस, व्हाट आई वांट टू से हियर कि जो आपका स्टोकेस्टिक पॉलिसी होगा ये कुछ रैंडमनेस अलाउ करेगा एजेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मींस दिस पॉलिसी विल प्रोवाइड यू अ probabilistic distribution over a action for each state, meaning the agent may choose different action in the same state at a different time, सेम स्टेट में डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अगर वो सेम स्टेट को एनकाउंटर कर रहा है तो उसका एक्शन डिफरेंट हो सकता है। बट इधर डिटर्मिनिस्टिक पे अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सेम ही स्टेट वो अप्रोच कर रहा है तो उसका एक्शन विल बी सेम बिकॉज इट इज रिटर्न इन द पॉलिसी और पॉलिसी डिटरमाइंड है। बट इधर कुछ रैंडमनेस अलाउड है, तो कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। लाइक सेम जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार में मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर मेरा डेस्टिनेशन सेफली रीच करना है तो मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ। बट नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन, सम कंफ्यूजन। तुम्हें लग रहा होगा कि वैल्यू बेस्ड, अभी आपने बोला था कि वैल्यू बेस्ड में आपने सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल दिया था एंड हम देख रहे थे कि हर एक स्टेट एक्शन को देखते हुए हम डिसीजन ले रहे थे, तो हम चेंजेस कर रहे थे। बट पॉलिसी में तो आपने बोला था सिंपली पॉलिसी फॉलो होगी। बट व्हाट आई सेड हियर, पॉलिसी के अंडर मैंने क्या बोला, द पॉलिसी प्रोवाइड्स यू अ प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। वो पॉलिसी आपको कुछ प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपका यूज केस ऐसा है कि आपको एक सिंपल एक रूल पता है कि मुझे ये रूल फॉलो करना है और एक फिक्स्ड एज केसेस है जो आ सकते हैं, तो मैं उन एज केसेस के लिए कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे डिफाइन कर सकती हूँ ना, कि अगर मुझे कुछ ऐसा एज केस मिल रहा है तो प्रोबेबिलिटी मेरी ये ज्यादा है कि मेरे को अब ये वाला एक्शन लेना चाहिए, वो थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक है। बट वैल्यू बेस्ड में हम टोटली रिलाई कर रहे हैं हर एक स्टेट एक्शन के, बट ये इट इज, लेकिन स्टोकेस्टिक रैंडमनेस में उस पॉलिसी में जो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिस जिस कंडीशन के लिए दी हुई है वही वाली हम उसी ही स्टेट एक्शन पेयर के मैपिंग पे वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अपना एक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस इन वैल्यू बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड। और पॉलिसी बेस्ड में भी हमने देखा कि डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है और स्टोकेस्टिक क्या होता है, ठीक है। अब नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो अभी देखो, ठीक है, अभी हमने देखा कि
आरएल क्या होता है? एजेंट जो होता है, सिंपली मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। एजेंट जो होता है एक पॉलिसी पे या फिर वैल्यू बेस्ड मेथोडोलॉजी पे या फिर पॉलिसी बेस्ड मेथोडोलॉजी पे एक एक्शन लेता है, और एक्शन लेके वो अपने स्टेट को चेंज करते हुए एक नए स्टेट पे पहुंचता है, और उससे इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट होता है, और फिर हमें एक रिवॉर्ड स्कोर असाइन होता है। ठीक है, उस एजेंट को एक रिवॉर्ड स्कोर असाइन होता है। ठीक है, तो अब सब कुछ इतना सही चल रहा है, मुझे लग रहा है कि आरएल इज कवरिंग एवरीथिंग, कि स्टेट एक्शन पे मैं अपना एक्शन भी चेंज कर सकती हूँ वैल्यू बेस्ड लेते हुए। तो ये ह्यूमन फीडबैक की क्या नीड पड़ गई इंटीग्रेट करने की? तो यू विल सी कि आरएल में सबसे चैलेंजिंग वर्क क्या है। रीइंफोर्समेंट में अभी तक हमने देखा, तो इसमें सबसे चैलेंजिंग वर्क हमको क्या लगा? दिस रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड कैलकुलेट करना। ये रिवॉर्ड कैसे मुझे पता चल रहा है? मुझे कैसे पता चल रहा है कि मुझे रिवॉर्ड ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये मैं किस बेसिस पे बनाऊं? तो इस पे मेरे को ये भी इम्पेक्ट कर रहा है ना कि मैं पॉलिसी बेस्ड मेथड ले रही हूँ या वैल्यू बेस्ड मेथड ले रही हूँ। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंड कई बार ऐसा होता है कि कई एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि रिवॉर्ड के लिए हमें वेट करना पड़ता है फ्यूचर तक, मतलब हम उसी करंट स्टेट पे, करंट टाइम टी पे हम रिवॉर्ड नहीं बता सकते, हमें थोड़े टाइम के लिए वेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ चेस गेम। ठीक है, कंसिडर अ चेस गेम। तो इसमें क्या होता है कि इट विल रिसीव पॉजिटिव अवार्ड ओनली आफ्टर इट बीट्स इट्स अपोनेंट। ठीक है, एजेंट को पॉजिटिव अवार्ड, जब भी हम चेस खेलते हैं तो हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड कब मिलेगा? जब हम अपने ओपोनेंट को बीट कर देंगे। उससे पहले हमें बहुत सारे मूव लेने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि एजेंट इज वेस्टिंग लॉट ऑफ इट्स इनिशियल ट्रेनिंग टाइम टू मेकिंग रैंडम मूव until it accidentally मैच स्टम्बल्स ऑन अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जब तक उसको कोई विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाता, उससे पहले वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम कि हमें क्या रिवॉर्ड स्कोर देना, उससे पहले उसको बहुत सारा मूव करना पड़ता है। तो इनिशियल ट्रेनिंग टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, और कई कई तो एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें हम रिवॉर्ड को मैथमेटिकली और लॉजिकल फॉर्मूले से इवेलुएट भी नहीं कर सकते। अब रिवॉर्ड तो मैथमेटिकली हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मैंने बोला एक वैल्यू फंक्शन है या फिर उस पॉलिसी के बेस पे हम देख रहे हैं, हम उस स्टेट एक्शन को अगर वो लीड कर रहा है हमारे गोल की तरफ, तो हम बोल दे रहे हैं रिवॉर्ड विल बी द पॉजिटिव। तो लेकिन कई कई ऐसे रिवॉर्ड फंक्शन है जो हम मतलब मैथमेटिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते, मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं हम बना पा रहे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, तो हमें सिंपल पता है कि अगर क्वेश्चन सही है, ठीक है, मेरा रिवॉर्ड स्कोर बढ़ गया। मुझे पता है उस मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्व होने का एक पर्टिकुलर अप्रोच है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल माई टास्क इज राइटिंग अ क्रिएटिव स्टोरी, और अगर एक एजेंट का टास्क है कि उसे क्रिएटिव स्टोरी लिखनी, मान लो वो स्टोरी फनी है बट उसका एंडिंग कंफ्यूजन है, तो मतलब मैं नहीं मतलब बता सकती, फिक्स नहीं डिसाइड कर सकती हूँ, एक पूरा फंक्शन नहीं बना सकती हूँ जो एग्जैक्ट मुझे रिवॉर्ड कैलकुलेट करके दे देगा कि मुझे इसको पॉजिटिव देना है या नेगेटिव देना है। तो कई कई बार हम मैथमेटिकल या लॉजिकल फॉर्मूले पे नहीं ऐसा फॉर्मूला कोई डेवलप कर पाते जो हमारे रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर सके। तो इसीलिए वी नीड द हेल्प ऑफ ह्यूमन फीडबैक। तो ह्यूमन फीडबैक इज बेसिकली जो इंटीग्रेट हुआ हमारे मॉडल में और उसने इम्प्रूव किया हमारा ये मॉडल का परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अभी ये देखो राइट साइड में ये जो डायग्राम देख रहे हो ये है आरएलएचएफ का, लेफ्ट साइड में अभी हम जो ये देख रहे थे ये था आरएल का। तो अभी ये आरएलएचएफ में देखोगे तो ये ह्यूमन फीडबैक इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अभी ये हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये एजेंट क्या है। देखो एजेंट एक मॉडल है, मैंने बोला था। तो ये सुपरवाइज लर्नर क्या है, आरएलएचएफ का पूरा भी डिटेल में ट्रेनिंग देखेंगे तो पता चलेगा कि जो फर्स्ट स्टेप है डेट इज योर सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। तो सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग ऑफ प्री ट्रेन्ड मॉडल, मतलब अगर आपका कोई भी बेस मॉडल है, फॉर एग्जांपल आपने GPT-4 यूज ले रहे हो या फिर लामा मॉडल यूज ले रहे हो, और आपको अपनी कस्टमाइज्ड यूज केस के लिए कोई चैटबॉट या कुछ भी डेवलप करना है, तो आप क्या करोगे? पहले उसको ट्रेन करोगे किसी डेटा पे, तो वो एक सुपरवाइज्ड फाइन ट्यून मॉडल होगा। सुपरवाइज्ड वाई आई एम सेइंग कि उसमें हम लेबल आउटपुट दे रहे हैं, और वो लेबल आउटपुट के साथ वो डेटा सेट है, उस डेटा सेट पे हमारा मॉडल ट्रेंड है। अब वो मॉडल है, उस मॉडल में एक रिवॉर्ड स्कोर जाएगा। ह्यूमन ने कुछ रैंकिंग असाइन की डेटा को। ठीक है, अब ये मॉडल क्या होगा, एक रिवॉर्ड स्कोर लेगा। अगर वो रिवॉर्ड स्कोर उस डेटा सेट के साथ, उस रिस्पॉन्स के साथ इंटीग्रेट होके जाता है, तो उस मॉडल के अब वेट्स बदलेंगे, वेट्स चेंजेस होंगे। तो वेट चेंज होने के बाद में
वेट चेंज होने के बाद में डेट वी विल सी कि जो हमारा ट्यून्ड मॉडल आ गया, अब उससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब रिवॉर्ड मॉडल से रिवॉर्ड प्रिडिक्शन हुआ, ठीक है, वो गया, वेट्स अपडेट हुए, वेट अपडेट होने के बाद अब ये लूप में चलता जाएगा। उसने वेट अपडेट होने के बाद में उसने कोई एक्शन लिया, ठीक है, फिर वो किसी स्टेट पे पहुंचा, फिर उसके बाद में उससे ह्यूमन फीडबैक मिला, फिर रिवॉर्ड स्कोर जनरेट हुआ, फिर उसने कुछ एक्शन लिया, ठीक है, और फिर वो उसने एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट डाला, तो ये लूप ऐसा चलता जाएगा। बट अभी जो देख रहे हो ये ह्यूमन फीडबैक, द मेन थिंग इज दैट ह्यूमन फीडबैक इज इंटीग्रेटेड, ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, अभी हम डिटेल में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है आरएलएचएफ का पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो डेट इज योर बेसिक ओवरव्यू कि हमने आरएल में ह्यूमन फीडबैक इंटीग्रेट किया एंड इट कम्स नाउ आरएलएचएफ, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आरएलएचएफ का व्हाट इज ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ आरएलएचएफ। तो मेनली इसमें 3 स्टेप्स है, ठीक है। तो पहला है सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग ऑफ प्री ट्रेन मॉडल, जो मैंने बोला, कोई भी आपका बेस मॉडल होगा, बेस प्री ट्रेन्ड मॉडल होगा, फर्स्टली व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट अ सैंपल प्रॉम्प्ट फ्रॉम डेटाबेस। अभी ये प्रॉम्प्ट इज योर इनपुट, ठीक है, अभी आपने एक सैंपल प्रॉम्प्ट लिया, तो ये या तो सैंपल प्रॉम्प्ट का कोई डेटाबेस पहले से क्रिएटेड लिया, या फिर ह्यूमन ने इसे राइट किया, ह्यूमन हम कोई भी एक गुड क्वालिटी रिस्पॉन्सेज का डेटा सेट बना सकते हैं, ठीक है, और उस डेटाबेस पे उस मॉडल को ट्रेन किया, तो दैट इज योर एसएफटी, दैट इज योर सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, क्योंकि उस मॉडल में हम अपना रिस्पॉन्सेज वगैरह लिख रहे हैं अच्छे से, तो वी आर गिविंग द आउटपुट बेसिकली ऑल्सो द लेबल्ड आउटपुट द मॉडल, तो इट इज योर सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। बट ये टाइम और लेबर इंटेंसिव क्यों लिखा, क्योंकि डेटा सेट क्रिएट करना इज रियली अ टाइम टेकन प्रोसेस। तो अब जब सुपरवाइज फाइन ट्यून हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, हमने हमारा मॉडल, अभी ये जो आरएलएचएफ स्टेप 2 में देखो, ये जो है ये एसएफटी मॉडल है ये वाला, ठीक है, अभी ये फाइन ट्यून हो चुका है डेटा पे। अब हम ये मॉडल यूज लेंगे टू क्रिएट द रिवॉर्ड मॉडल। अब रिवॉर्ड मॉडल में क्या होगा कि हमने सैंपल ऑफ प्रॉम्प्ट्स, बहुत सैंपल लिए, 1 2 3 सैंपल लिए प्रॉम्प्ट्स के, या फिर 4 to 9, सपोज 4 to 9 सैंपल प्रॉम्प्ट्स लिए, ठीक है, और उन सब सैंपल प्रॉम्प्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 to 9 रिस्पॉन्सेज जनरेट हो गए, ठीक है। अब हर ह्यूमन ने, मान लो ह्यूमन ने हर एक रिस्पॉन्स को एक रैंक असाइन किया या एक स्कोर असाइन किया, ठीक है। तो अब ये जो कंपेयर्ड रिजल्ट है या रैंक्ड रिजल्ट है, रैंक्ड डेटा सेट है, रैंक्ड रिस्पॉन्सेज हैं, वो जाएंगे रिवॉर्ड मॉडल को ट्रेन करेंगे, तो ये हमारा एक अनदर एलएलएम हमने इसको नेम कर दिया, डेट इज आरएम। तो ये होगा हमारा रिवॉर्ड मॉडल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट क्रिएशन ऑफ रिवॉर्ड मॉडल। अभी हम इसको भी बहुत डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे एग्जैक्टली ये रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन हो रहा है, ठीक है। तो अब रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इधर देखो, ये है आरएम, ये है एसएफटी। एसएफटी कौन सा है, आपका बेस मॉडल। ये अभी मैंने अलग अलग क्यों लिखा, भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो ये एसएफटी होता है ना, एसएफटी, तुम कब इसको रिवॉर्ड मॉडल बोल रहे हो, तुम्हारे मॉडल ने, एक रिवॉर्ड मॉडल ने तुम्हारा एक रिवॉर्ड स्कोर कोई प्रेडिक्ट किया। मैंने बोला था कि अगर रिवॉर्ड स्कोर हम देते हैं, उस रिवॉर्ड स्कोर के बेसिस पे, ठीक है, वो कोई एक्शन लेता है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि ये हमारा एसएफटी मॉडल है, ठीक है। अब एसएफटी मॉडल को हम आरएम मॉडल में टर्न करने के लिए क्या होगा, इसका जो आउटपुट लेयर है, अभी जो एसएफटी का आउटपुट लेयर है, ये एक लैंग्वेज मॉडल है, तो इसका आउटपुट लेयर क्या है, क्लासिफिकेशन लेयर होगा ना, क्योंकि क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है तो क्या, नेक्स्ट टोकन क्लासिफिकेशन लेयर होगा ना। मतलब सॉफ्ट मैक्स पढ़ा होगा, तो सॉफ्ट मैक्स में न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, तुम अगर कोई टेक्स्ट जनरेट करना है, नेक्स्ट टोकन जनरेट करना है, तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होती है ना। तो तुम एक बोल सकते हो क्लासिफिकेशन लेयर है, लेकिन रिवॉर्ड स्कोर विल बी व्हाट, ये रिवॉर्ड स्कोर तो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी ना। तो तुम्हें उस आउटपुट लेयर को रिग्रेशन लेयर में चेंज करना होगा, ठीक है। अभी थोड़ा टेक्निकल आ गया, आउटपुट लेयर को अब तुम्हें रिग्रेशन लेयर पे चेंज करना होगा। तो वो जो मॉडल होगा तुम्हारा, जिसमें आउटपुट लेयर रिग्रेशन लेयर की तरह वर्क कर रहा है, वो तुम्हें न्यूमेरिक वैल्यू देगा, दैट इज योर रिवॉर्ड स्कोर, ठीक है। और ये रिवॉर्ड स्कोर पीपीयू एल्गोरिथम में जाएगा। पीपीयू एल्गोरिथम इज व्हाट, पीपीयू एल्गोरिथम
तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पीपीयू एल्गोरिदम इज व्हाट वी विल सी। इसमें हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलता है, और वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इस रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना। अब इसमें केएल डाइवर्जेंस का भी रोल आ जाता है कि अभी जैसे मान लो पीपीयू एल्गोरिदम आया, रिवॉर्ड स्कोर आया, इस रिवॉर्ड स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने वेट्स में कुछ चेंजेस किए। तो जब मैंने वेट्स में कुछ चेंजेस किए, तो मेरे पास अभी जो नया मॉडल है, फाइन ट्यून मॉडल, जिसके वेट में चेंजेस हो चुके हैं, वो ज्यादा भी वेरी नहीं करना चाहिए मेरे पहले वाले विदाउट फाइन ट्यूनिंग वाला जो मॉडल था। क्यों? क्योंकि यू विल सी, एक कंसेप्ट होता है कैटेस्टॉपिक फॉरगेटिंग। तो उसमें क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं कुछ भी चीजें स्टडी कर रहे हैं, हम कुछ भी चीजें स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हम पहले वाला सब कुछ भूल जाएंगे और अभी वाला नया नया सब कुछ कर लिया, मकअप अपने हमारे ब्रेन में अभी अभी के इंफॉर्मेशन सारे आ गए, बट पहले वाला सब कुछ भूल जाए, इट इज रॉन्ग ना। मतलब हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वैसा होना चाहिए कि हम ज़्यादा अवे, ठीक है, हमने रिसेंट टेक्नोलॉजी पढ़ी, अभी मैंने एक रिसेंट अप्रोच पढ़ा, ठीक है, तो मेरा थोड़ा जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन मेरे बेस बेस नॉलेज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा वेरी कर गई अपने पहले वाले से। ठीक है, तो डेट इज व्हाट केएल डाइवर्जेंस वहाँ पे रोल प्ले करता है पीपीओ में, डेट वी विल सी। ठीक है, तो ये था अभी बेसिक ओवरव्यू कि कैसे आरएलएचएफ मॉडल ट्रेन हो रहा है। बट उससे पहले अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे रिवॉर्ड मॉडल क्रिएट होता है, पीपीओ क्या है, कैसे पीपीओ फाइन ट्यून होता है, पीपीओ मॉडल, पीपीओ एल्गोरिथम से मॉडल फाइन ट्यून होता है। वी विल ऑल्सो सी डीपीओ, बट लेट्स स्टार्ट विथ पीपीओ और क्रिएशन ऑफ रिवॉर्ड मॉडल। ओके, सो ठीक है, अभी हमने सुपरवाइज फाइन ट्यून देखा, हमने देखा पहले तो सुपरवाइज फाइन ट्यून होता है, तो इट इज सिंपल, ये समझ आ गया। अब जो रिवॉर्ड मॉडल क्रिएट हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि रिवॉर्ड मॉडल कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जो जो तुम्हारा मेन गोल है रिवॉर्ड मॉडल का, वो क्या है कि एक रिवॉर्ड स्कोर हमें निकाल कर देना, और ये रिवॉर्ड स्कोर एक न्यूमेरिक स्कोर होगा, और यही रिवॉर्ड स्कोर जो होगा वो हमारे पीपीओ एल्गोरिथम का मेन वर्क होगा कि हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिससे हमारा रिवॉर्ड स्कोर मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो उससे पहले हमें एक रिवॉर्ड मॉडल बनाना होगा जो एक रिवॉर्ड स्कोर जनरेट कर सके। तो वो व्हाट इज द स्टेप्स कि आपने एक डेटा सेट दिया, पहले प्रॉम्प्ट डेटा सेट दिया, ठीक है, बहुत सारे सैंपल प्रॉम्प्ट्स दिए, अब उस पे सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग कर दिया, ये तो हमने देख लिया था। अब क्या होगा, उसने कुछ रिस्पॉन्स जनरेट किया और ह्यूमन ने उस रिस्पॉन्स को स्कोर किया। अब मैंने बोला था ह्यूमन जो स्कोर कर रहा है वो भी बहुत तरीके से कर सकता है ना, लेकिन उसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं। तो देखो, अभी क्या हुआ कि मेरे पास क्या हुआ कि जो हमारा अंडरलाइन गोल है रिवॉर्ड मॉडल का, वो क्या है, टू गेट अ मॉडल that takes a sequence of text, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट लेगा एंड रिटर्न्स अ स्केलर न्यूमेरिक रिवॉर्ड, ठीक है, एंड इट विल रिटर्न है स्केलर न्यूमेरिक रिवॉर्ड। ठीक है, तो द आउटपुट बीइंग अ स्केलर रिवॉर्ड, इट इज क्रूशियल फॉर एग्जिस्टिंग आरएल एल्गो टू बीइंग इंटीग्रेटेड seamlessly later in RLHF process। ठीक है, तो बट these LMs for reward modeling can be both another fine-tuned mod LM और LM trained from the scratch on preferences data, जो मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, तुम या तो कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल ले लो, कोई भी दूसरा फाइन ट्यून मॉडल ले लो, या फिर तुम खुद से स्क्रैच से उसको ट्रेन कर लो, वो भी चलेगा। ठीक है, जो अब ट्रेनिंग डेटा सेट होगा आरएम मॉडल के लिए, डेट इज नॉट सेम एज जो तुमने सुपरवाइज फाइन ट्यून किया था। मैंने बोला था जो अभी ट्रेनिंग के लिए रिवॉर्ड मॉडल में जो डेटा जा रहा है, उसमें हमारे पास ह्यूमन प्रेफरेंसेस है। मतलब आई विल शो यू कि वो डेटा कैसा होता है, आई विल शो यू लेटर। उसमें तुम्हारा होता है कि ये आंसर चूजन है, ये आंसर रिजेक्टेड है। ठीक है, तो वो रिवॉर्ड डेटा सेट अलग होता है। तो तुमने वो कैसे, वो रिवॉर्ड डेटा सेट कैसे बना, उसमें ह्यूमन प्रेफरेंसेस भी इंक्लूडेड है, ह्यूमन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है वो गिवन। तो ह्यूमन एनोटेटर्स आर यूज टू रैंक द जनरेटेड टेक्स्ट आउटपुट। बट इसका एक रूट फोर्स अप्रोच क्या हम सोच सकते हैं कि ह्यूमन ने एक स्केलर रैंक या स्केलर्स को डायरेक्टली अप्लाई कर लिया। मैं बोलूँ कि मुझे इस मॉडल की जरूरत नहीं, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं क्यों, हम बार बार ऐसा क्यों बोले कि हमें एक मॉडल चाहिए होगा, हम इतना क्यों करें, एक रिग्रेशन लेयर में कन्वर्ट करें और हम न्यूमेरिकली रिवॉर्ड स्कोर दे, सीधा ह्यूमन बीइंग ही रिवॉर्ड स्कोर असाइन कर देना, है ना, ये थिंकिंग आ सकता है। बट सोचो,
अगर हर अगर इसको डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, इफ अ स्केलर को उसको डायरेक्टली assigned to each piece of text in order to generate a reward model, तो that score will be different according to different human. मेरा एक अलग perspective है, दूसरे का एक अलग perspective है, but this is difficult to do in practice ना, means the differing values of this human scores cause that scores to be uncalibrated and noisy. तो instead of ranking we can use comparison method. Instead ranking can be used to compare ना, इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली स्कोरिंग, सॉरी मैं बोलूँ कि अगर आप डायरेक्टली ह्यूमन स्कोर अलग अलग स्कोर अप्लाई करेगा तो बहुत नॉइजी और अनकैलिब्रेटेड हो सकता है ना। तो इससे अच्छा है कि हम रैंकिंग मेथड यूज कर ले आउटपुट को कंपेयर करने के लिए। तो दिस रैंकिंग मेथड इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड वी जनरली यूज। और इस रैंकिंग में भी हेड टू हेड मैचअप होता है, तो यू विल सी तो ईलो रैंकिंग और बहुत तरह की रैंकिंग मेथड होती है जो वी कैन यूज टू रैंक द आंसर्स फॉर द सेम प्रॉम्प्ट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर जनरेट हुए, मान लो प्रॉम्प्ट लिया और मान लो उसका एक रिस्पॉन्स हुआ, या फिर दूसरा फिर प्रॉम्प्ट लिया उसका एक रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, या फिर सेम प्रॉम्प्ट पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल ने आंसर दिए तो उनका भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं ईलो से। या फिर मान लो अलग अलग प्रॉम्प्ट के पे हमारे पास हर प्रॉम्प्ट के करस्पॉन्डिंग एक आंसर आ रहा है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट ए पे रिस्पॉन्स ए मिला, उसको ह्यूमन ए ने ये रैंकिंग किया, उसको ह्यूमन बी ने ये रैंकिंग किया, तो वैसे भी देख सकते हो। या फिर दो दो डिफरेंट मॉडल है, ठीक है, उससे उसमें सेम ही प्रॉम्प्ट पे दो अलग अलग रिस्पॉन्स आए, दोनों में से बेटर कौन सा है, उसके लिए भी ये ईलो रैंकिंग यूज होती है। तो अभी हमारे केस में क्या है कि हमारे पास जनरेटेड टेक्स्ट मिला, उससे कुछ रिस्पॉन्स आया, डिफरेंट ह्यूमंस के स्कोरिंग हुई, ईलो रैंकिंग हुई, ईलो रैंकिंग के बाद में एक रैंक असाइन हुआ रिस्पॉन्स को, एंड दैट वेंट्स फॉर ट्रेनिंग टू द रिवॉर्ड मॉडल। और यही हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन फीडबैक कैसे इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, अभी ये था रिवॉर्ड मॉडल क्रिएशन का प्रोसेस। ठीक है, अभी वी विल सी कि अब हमारे पास मान लो रिवॉर्ड मॉडल आ गया, रिवॉर्ड स्कोर हमारे पास आ गया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उस रिवॉर्ड स्कोर से कैसे मॉडल फाइन ट्यून करना है, दैट विल बी द दैट विल बी आवर प्रोसीजर। तो यहाँ पे आएगा पीपीओ का रूल कि कैसे फाइन ट्यूनिंग होता है आरएलएचएफ का विद पीपीओ। तो पहले समझो, देखो इधर ये राइट हैंड साइड में डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये पॉलिसी, इधर जब भी मैं पॉलिसी बोलूँ ना, इसको पॉलिसी को ट्रीट करो एज ए मॉडल, मैं मॉडल ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये इक्वेशन देखो, इसमें क्या हो रहा है कि पहले मान लो ये पहले बेस मॉडल था। ठीक है, मान लो ये मेरा ओल्ड मॉडल है, ये ट्यून्ड मॉडल है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, ये बेस मॉडल था। ठीक है, ये पॉलिसी इसने कुछ सीक्वेंस ऑफ प्रॉम्प्ट लिया, तुम बोलो ये देखो पाई बेस दिख रहा है, दिस इज एक्स, एक्स इज व्हाट तुम्हारा सेट ऑफ इनपुट और प्रॉम्प्ट, इसने सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये इसने प्रॉम्प्ट लिया और उस प्रॉम्प्ट के बदले में ये रिटर्न करेगा एक सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, और ये सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट तुम इसको क्या बोलोगे, मॉडल है ना, मॉडल के क्या होगा, टोकन क्लासिफिकेशन लेयर में क्या बोला, आउटपुट लेयर विल बी टाइप ऑफ सॉफ्ट मैक्स, तो ये क्या करेगा, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उस टेक्स्ट के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न हुआ। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी क्या हुआ कि मेरा एक्शन स्पेस क्या होगा, मेरे मॉडल का एक्शन स्पेस क्या होगा, मेरा मॉडल का एक्शन स्पेस होगा ऑल द टोकन्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू द वोकेबलरी ऑफ माय लैंग्वेज मॉडल। करेक्ट, करेक्ट। और जो ऑब्जर्वेशन स्पेस क्या होगा मेरा, मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ तो मैं एक्शन स्पेस और ऑब्जर्वेशन स्पेस की बात करूंगी ऑब्वियसली। ऑब्जर्वेशन स्पेस मेरा क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा सारी पॉसिबल इनपुट टोकन का सीक्वेंसेस, जो कि बहुत लार्ज होगा, डायरेक्ट लाइक राइट। अब देखो, एक मिनट सॉरी, अभी देखो। ठीक है, अभी लेट मी ओपन माय वन नोट, लेट मी ओपन माय वन नोट। एक ओके सॉरी, ये थोड़ा सा स्टक हो गया था, तो लेट मी ओपन माय वन नोट। तो अभी देखो, ये मैंने बोला कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन स्पेस होगा और एक मेरा एक्शन स्पेस होगा। ठीक है, और
इफ आई विल टॉक अबाउट डायमेंशन, तो मेरा डायमेंशन क्या होगा? व्हाट विल बी माय डायमेंशन? साइज ऑफ vocab, साइज ऑफ vocab टू द पावर लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ इनपुट टोकन सीक्वेंस, ठीक है, दैट विल बी माय डायमेंशन, करेक्ट, ठीक है। अब व्हाट आई एम सेइंग कि मेरा रिवॉर्ड फंक्शन क्या होगा? मैंने बोला, देखो देखो इधर देखो पीपीटी में, सी, आई एम सेइंग कि मैंने बोला ये पॉलिसी है, एक एक्स सेट ऑफ प्रॉम्प्ट दिया, उस पे मुझे सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट जनरेट हुआ जो कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होगा। मेरा वो डायमेंशन भी मैंने बताया कि इट विल बी व्हाट, तुम्हारा साइज ऑफ वोकेबलरी और तुम्हारा साइज ऑफ वोकेबलरी टू द पावर योर लेंथ ऑफ इनपुट टोकन सीक्वेंसेस दैट विल बी क्वाइट लार्ज, ठीक है। तो अभी मेरा, ठीक है, मेरे को डायमेंशन पता चल गया, ठीक है, मेरे को इससे डायमेंशन पता चल सकता है, मेरे को मेरा एक्शन स्पेस पता है, मेरे को मेरा ऑब्जर्वेशन स्पेस पता है, ठीक है। अभी द मेन प्रॉब्लम इज व्हाट, कि अभी तुम्हारा जो रिवॉर्ड फंक्शन यू विल सी, ये जो तुम देख रहे हो, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, तुम्हारा पहला बेस मॉडल का, भाई इट इज नॉट मिनिमाइजिंग, इट इज नॉट मिनिमाइजिंग ना, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ओके नो वाइज, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये मिनिमाइज नहीं हो रहा है, पहले मुझे इसको मिनिमाइज करने दो, ठीक है, हाँ। अभी देखो, सॉरी, इसको क्लोज ही करने दो, लेट मी, ठीक है, अभी भी हो गया, ठीक है। अभी देखो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये बेस मॉडल है, इसका सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स क्या, इससे हमें कुछ टेक्स्ट ऑफ सीक्वेंस टोकन आउटपुट में मिल गया। अब हमने कॉन्केटिनेट इसके साथ क्या किया है, पीपीओ बेस्ड, ये पीपीओ बेस्ड हमारा है कि कुछ सेट ऑफ टोकन गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट आया, ये पाई पीपीओ क्या है, मतलब ये ट्यून्ड मॉडल का, तुम्हारा इस ट्यून्ड मॉडल का, इस ट्यून मॉडल पे हमने प्रीफरेंस डेटा एज एक्स इनपुट दिया और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो रिस्पॉन्स मिला वो हमारा वाई हुआ। लेकिन ये एक्स क्या है, इसमें हमारे पास प्रॉम्प्ट के साथ साथ ह्यूमन एनोटेटेड जो ह्यूमन प्रीफरेंस्ड रिस्पॉन्सेज हैं वो है, ठीक है। तो उसको हमने इधर कॉन्केटिनेट करा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो मेरा इससे आंसर आएगा और जो ट्यून्ड मॉडल से आंसर आएगा उसका वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है रिवॉर्ड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना और रिवॉर्ड फंक्शन को रिवॉर्ड स्कोर मैक्सिमाइज करना, ऐसा आंसर जनरेट करना जिसका रिवॉर्ड स्कोर मैक्सिमाइज हो, ठीक है। लेकिन बट मैंने ये भी बोला कि मेरा प्रीवियस मॉडल से आंसर इतना वेरी नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास होगा के एल डाइवर्जेंस। अब के एल डाइवर्जेंस ही क्यों, इसीलिए मैंने बताया था कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, एक्शन ऑब्जर्वेशन स्पेस की बात करी, जो ये तुम्हारा के एल डाइवर्जेंस है, इट इज द टेक्नोलॉजी, ये जो टर्म है ये आपके पेनलाइज करेगी और आर एल पॉलिसी फ्रॉम सब्सटेंशियली मूव अवे फ्रॉम इनिशियल प्री ट्रेन्ड मॉडल विथ ईच ट्रेनिंग बैच, ठीक है। So without this penalty, the optimization can start to generate the text that is gibberish, but fools the reward model to give always a higher reward. समझ रहे हो ना? क्योंकि तुम्हारा मेन पीपीओ में तो तुम क्या करोगे, हमेशा ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते जाओगे ऐसे कि तुम्हारा रिवॉर्ड मैक्सिमाइज होते जाए। लेकिन तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि वो हर बार तुम्हें मैक्सिमाइज रिवॉर्ड दे रहा है, लेकिन तुम्हें इसे वेरी होने से, तुम्हारे प्रीवियस मॉडल से वेरी होने से रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा इसको, इसमें पेनलाइज टर्म भी ऐड करना होगा। तो व्हाट, तो वो किससे होता है, वो के एल डाइवर्जेंस इनडायरेक्टली करता है, ठीक है। तो के एल डाइवर्जेंस तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर कर, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मेजर करने के लिए एक जो सबसे सही मैट्रिक्स हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो काम करता है दैट इज के एल डाइवर्जेंस। इसीलिए मैंने बोला था कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्शन स्पेस और ऑब्जर्वेशन स्पेस की बात की थी, ठीक है। तो
अभी हमें समझ में आया, तो बेसिक बेसिक समझो कि क्या हुआ कि मेरे पास कोई एक रिस्पॉन्स आया बेस मॉडल से और मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया पीपीओ मॉडल से। अब वो पीपीओ मॉडल कैसे वर्क कर रहा है, उसमें एक फंक्शन है जो कि रिवॉर्ड रिवॉर्ड स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़्यादा भी वेरी नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम के एल डाइवर्जेंस का यूज ले लेता है, ठीक है। लेकिन अभी हर बार ऐसा होगा कि ये हमने एक फंक्शन बना दिया, अब इससे हमारे ट्यून्ड मॉडल से रिस्पांस जनरेट हुआ, ठीक है। ठीक है, ये हमने आर थीटा इसको पूरा एक नाम दे दिया कि एक रिवॉर्ड स्कोर इसके लिए जनरेट होगा। अब जब नया आंसर आया उसके लिए एक रिवॉर्ड स्कोर जनरेट होगा, ठीक है। अब उस रिवॉर्ड स्कोर के लिए उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें वेट्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। दिस थीटा विल बी व्हाट योर पैरामीटर वेक्टर। तो उस वेट्स में चेंजेस होंगे, फिर मॉडल ट्यून्ड होगा, ठीक है, फिर एक ट्यून्ड मॉडल हमें मिलेगा, तो ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो रोल ऑफ KL इज व्हाट, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल in constraining the policy updates to ensure that they remain close to the current policy, ठीक है। तो यही मैंने बोला। अभी पीपीओ थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा होगा इनू, ये बीच में मैंने ऑब्जर्वेशन एक्शन स्पेस भी घुसा दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन है अभी, ठीक है। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पीपीओ एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। हाउ इट इज मैक्सिमाइजिंग द रिवॉर्ड फंक्शन। बट हमें इतना समझ में आया कि पीपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अभी वी विल सी द रिसर्च पेपर ऑफ पीपीओ और तब बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि पीपीओ कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी द रिसर्च पेपर ऑफ पीपीओ, सॉरी। हम्म ओके, दिस इज द योर पीपीओ। अच्छा, पीपीओ पे जाने से पहले मैं तुमको इस रिसर्च पेपर पे जाने से पहले मैं थोड़ा वन नोट पे जाके थोड़ा समझाती हूँ कि कैसे ये होगा, ठीक है। तो let me choose different color। ओके, तो अभी I will denote the policy with pi, okay। This pi will be my policy, ठीक है। पॉलिसी व्हाट, मैं मॉडल की एक न्यूरल आर्किटेक्चर, एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल मानो, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। और ये थीटा होगा, थीटा इज व्हाट, इट्स वेट एंड बाइसेस, ठीक है। अभी हम इस पॉलिसी के, ये जो मॉडल होगा पाई होगा, ठीक है, कुछ इसके वेट और बाइसेस होंगे और हमारे पास एक एक्शन ए होगा एट टाइम टी, ठीक है, जो कि लेगा एट गिवन स्टेट एस टी पे, ठीक है। ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि ये पाई पॉलिसी होगा, इसके कुछ वेट और बाइसेस होंगे, वो चेंज होंगे और उस अकॉर्डिंग एट अ गिवन स्टेट वो था और उसने कोई एक्शन लिया बेस्ड ऑन द चेंजेस इन वेट, दिस वेट पैरामीटर। और ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं, बेस्ड ऑन द योर रिवॉर्ड स्कोर का जो फंक्शन होगा, उसके मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग थीटा में कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो पहले ये मेरा बेस मॉडल है, अभी ये मेरा ट्यून नहीं हुआ है, तो अभी मैं सिंपली बोलूंगा मेरे पास एक वेट फैक्टर है, वो अभी कोई स्टेट एस टी है और उस पे जो एक्शन लेंगे दैट विल बी द एक्शन ए टी, ठीक है। एंड मैं, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मेरा रिवॉर्ड स्कोर होगा एट एक्शन एस टी, ठीक है, मुझे कुछ रिवॉर्ड स्कोर असाइन होगा, ठीक है। ठीक है, तो एट स्टेट एस टी पे, और गिवन क्या था, गिवन था ये पॉलिसी, ये मेरा वेट और पैरामीटर था। और अभी उस उस पॉलिसी के अंडर कोई एक्शन लिया तो अभी मैं नई न्यू स्टेट पे पहुंचा, उस स्टेट के लिए मुझे क्या रिवॉर्ड स्कोर असाइन हुआ, ऐसे देयर देयर विल बी लॉट ऑफ रिवॉर्ड स्कोर्स। तो सबका मैंने समेशन कर दिया इधर। तो मेरे को क्या है कि मेरे को मैक्सिमाइज करना है रिवॉर्ड स्कोर को एवरी टाइम, ठीक है। इधर समीशन क्यों हुआ, क्योंकि हम एक बैच के, अभी हम देखेंगे बैच के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो
अभी मेरे को क्या करना है कि ये मुझे मैक्सिमाइज करना है रिवॉर्ड स्कोर को, ठीक है। तो दिस इज माय मेन वर्क। तो बट देयर इज अ वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, क्या कि इसका जो ट्रेनिंग डेटा है वो हर बार चेंज होता रहता है। क्यों, मैंने बोला था रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। अगर करंट पॉलिसी है, ठीक है, आरएलएचएफ बोल रही हूँ, अरे आरएल आरएलएचएफ, ठीक है। तो आरएलएचएफ में भी आरएल ही यूज हो रहा है ना, ह्यूमन फीडबैक जा रहा है, तो अभी भी आरएलएचएफ बोल रहा है। लेकिन अभी हो तो क्या रहा है कि ये हमेशा क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट से सीख रहा है, फीडबैक ले रहा है, ठीक है। और इसका ट्रेनिंग डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है ना, क्योंकि अभी इसने ह्यूमन प्रेफरेंसेस और जो फीडबैक मिला वो भी इनकॉर्पोरेट किया। तो इसका ट्रेनिंग डेटा जब हम ट्यून कर रहे हैं तो हम ह्यूमन प्रेफरेंस डेटा सेट ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग डेटा हर बार चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो ये ये क्या हो सकता है, इससे बहुत अनस्टेबिलिटी आ सकती है ट्रेनिंग प्रोसेस में। और एक और प्रॉब्लम है आरएल के साथ में, क्या, पहला तो चेंजिंग ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, दूसरा ये सुपर सेंसिटिव होता है हाइपर पैरामीटर के अकॉर्डिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई किया, ठीक है, और हमने वेट और चेंजेस, हमारे वेट्स और बाइसेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हम रिवॉर्ड स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा लर्निंग लैम्डा फैक्टर, पहला तो हो गया कि डेटा सेट बहुत चेंज होते जा रहा है, तो वो एक अनस्टेबिलिटी हो गया। अब हम जब ट्यून करना है, तो मान लो हमारा लर्निंग रेट है वो बहुत लार्ज हो रहा है, बहुत लार्ज हो रहा है, ठीक है। लर्निंग रेट अगर बहुत लार्ज हो रहा है, तो अब क्या हो सकता है, तुम्हारा जो पॉलिसी अपडेट होगा ना, इट कैन पुश योर पॉलिसी नेटवर्क इनटू अ रीजन ऑफ सच पैरामीटर स्पेसेस, मतलब ऐसे थीटा, और अब उसके वेट और बाइसिस के वैल्यू आने लग जाएंगे, ऐसे थीटा तुम्हारे पास आ सकता है जिससे तुम्हारा मतलब रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाए। मतलब सोच रहे हो, एक्सप्लोडिंग जो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत एवेरी हो जाता है, एक्सप्लोडिंग रेडियंट हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, जिससे तुम्हारा लर्निंग रेट के इंक्रीज होने की वजह से तुम्हें ऐसे वेक्टर स्पेस या फिर ऐसे पैरामीटर स्पेस पे आ चुके हो जहां से रिकवर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये दो मेन प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए पीपीयू डिजाइन हुआ, क्योंकि पीपीयू क्या है, एक ऑनलाइन लर्निंग की तरह काम कर रहा है। मतलब कि ये कोई, इसके पास रिप्ले बफर नहीं है कि ये पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर करे। अभी मैंने बोला ट्रेनिंग डेटा हमेशा चेंज होता जा रहा है, बट ये क्या कर रहा है, इसके द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि डजंट यूज अ रिप्ले बफर, इट डजंट यूज अ रिप्ले बफर which store the past experience, but instead it learns directly from whatever the agent encounter in the environment. Once a batch of experience is used to gradient update, the experience is discarded if the action is not favorable and the policy moves on. मतलब ये स्टोर नहीं करता है तुम्हारा, अगर, ठीक है, अगर एक बार हो गया ग्रेडियंट अपडेट हो गया, ठीक है, तो अब वो जो एक्सपीरियंस पहले लिया था, पहली बात तो वो एक्सपीरियंस तब होगा, डिपेंड करेगा कि एक्शन फेवरेबल है तो उसे फर्दर वही एक्शन लेना है, ठीक है, फर्दर वही एक्शन लेना है। लेकिन वो उसे दोबारा लर्न करेगा, वो स्टोर नहीं करता है। वो कभी भी एक्सपीरियंसेस को, ये जो मेथड होता है, स्टोर करके नहीं रखता है, ठीक है। मतलब पहले वाले चीज हो गया, इस एक्सपीरियंस में उसने ये ग्रेडियंट अपडेट हो गया, अब वो पहले वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से वो लर्निंग करेगा, एनवायरनमेंट से उसको पता चलेगा कि अब मुझे ऐसे ग्रेडियंट अपडेट करना है। अब सिंपली फिर वो नया प्रोसीजर स्टार्ट होगा, ठीक है, वो स्टोर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी, ठीक है, इतना मुझे समझ में आया। अभी लेट्स सी कि पेपर हमारा पॉलिसी ग्रेडियंट का, ठीक है, दिस इज द पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड। तो मैंने बोला पाई इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिसी, थीटा इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, योर वेट्स एंड बाइसेस। तो अभी इधर देखो, ये पाई है, ये थीटा है, एक्शन इज व्हाट, ए इज द एक्शन taken at time t and s is the state at time t, and this is what, this is the advantage function। अब ये advantage function क्या होता है, this is what it tries to estimate the relative value of the selected action। अब ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैं आई एक्सप्लेन यू कि एडवांटेज फंक्शन क्या होता है। तो एडवांटेज फंक्शन बेसिकली कैलकुलेट होता है, your advantage function basically calculated by discounted by difference of two terms, that is I will tell you,
तो अभी देखो, तुम्हारा एडवांटेज फंक्शन क्या होता है? डिस्काउंटेड सम रिवॉर्ड्स माइनस बेसलाइन। ठीक है, discounted sum of rewards minus baseline. Okay, तो what is this discounted sum of reward and what is baseline? I will tell you. देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला कि हर एक स्टेट एक्शन के लिए रिवॉर्ड असाइन होता है, लेकिन मेरे को मैं बोला था कि मेरे को फ्यूचर रिवॉर्ड भी चाहिए। पता मेरे लिए आरएल में क्या प्रॉब्लम था कि मुझे पता नहीं होता था, कई बार मुझे बहुत वेट करना पड़ता था रिवॉर्ड का। ठीक है, लेकिन अभी जो करंट स्टेट है मुझे एटलीस्ट उसके लिए रिवॉर्ड चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी हमने रिवॉर्ड सिस्टम बना लिया। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक डिस्काउंटेड फैक्टर ऐड कर दिया। डिस्काउंटेड फैक्टर क्यों ऐड किया? ये बेसिकली होता क्या है, लेट मी शो यू कि डिस्काउंटेड फैक्टर क्या होता है। यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट इज द डिस्काउंटेड फैक्टर। वेट अ सेकेंड। ओके, so you can see this formula, this RT plus 1 plus gamma RT plus 2, this gamma is your discounted factor। अभी मैं रिवॉर्ड के साथ ये डिस्काउंटेड फैक्टर क्यों ऐड करूँ, मैंने याद है लिखा था समीशन ऑफ RT के RT। ठीक है, तो what was it? Discounted sum of reward is basically your weighted sum of all the reward that agent got during each time step in the current episode। मैंने बोला था बैच में लेंगे तो एक हम एक एपिसोड कंसीडर करेंगे। उस एपिसोड में जितने भी हर टाइम स्टेप पे जो भी हमने एक्शन लिया, और उस हर एक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग हमें एक रिवॉर्ड असाइन हुआ। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो करंट रिवॉर्ड है उससे ज्यादा मतलब है, तो हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा। मतलब लेमेन एग्जाम्पल में समझो ना, अगर तुम्हें कोई पैसा, अब मैंने कोई अभी एक्शन लिया, मुझे उसके लिए अभी रिवॉर्ड चाहिए, मुझे फ्यूचर में क्या रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब एक एपिसोड हुआ, मैंने वो एक्शन अभी लिया, ठीक है, मुझे उसके लिए अभी एक रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन अगर मुझे वही रिवॉर्ड, अभी मैंने कोई एक्शन लिया, मुझे वो रिवॉर्ड 1 साल बाद मिलता है, तो वो कोई इतना इफेक्ट, अब मुझे क्या काम, मुझे अभी जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे पास क्या रिवॉर्ड स्कोर है, 1 साल बाद उसका वैल्यू अलग होगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई मनी चाहिए तो कल ही तुम्हें मनी चाहिए, कल ही तुम्हें वो 100 रुपए मिल रहा है, और 1 साल बाद तुम्हें 100 रुपए मिल रहे हैं, कल तुम्हें मिल रहा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है ना। 1 साल बाद मुझे अभी अभी मुझे उसकी नीड है, तो वो अभी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। 1 साल बाद तो फिर वो इंटरेस्ट ही तुम्हारा इतना हो जाएगा। तो 1 साल बाद तुम्हें 100 रुपए मिल रहे हैं, इससे अच्छा अभी 100 रुपए मिलेंगे तो डेट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे अभी तुमने कोई एक्शन लिया और अभी उसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अभी डेट 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 इज इम्पोर्टेंट ना। तो ये जो डिस्काउंट फैक्टर होता है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो अब जब तुम जितने भी टाइम स्टेप को बढ़ाते जाओगे, अभी RT+1 में है गामा टू पावर 0, RT+2 एक टाइम स्टेप आगे गया, गामा टू पावर 1 हो गया, ऐसे गामा टू पावर 2। अभी गामा 0 से 1 के बीच में है। तो जैसे गामा की पावर इंक्रीज होगी, ओवरऑल टर्म छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही टाइम स्टेप बढ़ेगा, फ्यूचर रिवॉर्ड को हम कम प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपेयर टू करंट रिवॉर्ड। ठीक है, अभी रिवॉर्ड मिल रहा है उसको हम ज्यादा प्रेफरेंसेस दे रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स इट इज सेम वे, द गेटिंग द मनी टुमारो इज मोर वैल्यूएबल टू गेटिंग द सेम मनी आफ्टर ए ईयर। सो नोटिस दैट एडवांटेज फंक्शन इज कैलकुलेटेड आफ्टर द एपिसोड सीक्वेंस। ठीक है, तो हमेशा मैंने तुम्हें बोला ये समेशन ले रहे हैं ना, सम कर रहे हैं ना, मतलब एक एपिसोड सीक्वेंस के बाद वो कैलकुलेट हो रहा है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि your advantage function is calculated after the episode sequence which was collected from the environment। So in other words we know all the rewards। ठीक है, so there is no any guessing work। मेरे साथ वो एपिसोड पूरा हो चुका ना, उस एपिसोड सीक्वेंस के बाद में मैंने वो देख लिया कि मुझे कितना रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, आई नो दिस थिंग, देयर इज नो एनी गेसिंग वर्क इन्वॉल्व इन दिस कंप्यूटेशन। ठीक है, तो इन दिस कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंट और रिटर्न देयर इज नो गेसिंग involved।
because we know what happened. Okay, so discount sum of reward was the first term of your advantage function. जो हमें पता है what had happened, ये हमें पता है ना, ये एपिसोड हो चुका हमारा, वो एक्शन हो चुका, एक्शन के बाद में हमें रिवॉर्ड मिला, और दिस इज व्हाट वी नो। बट ये बेस लाइन, दिस इज द एस्टिमेट ऑफ दिस डिस्काउंट सम ऑफ रिवॉर्ड। मतलब क्या, जो ये बेस लाइन है बेसिकली, what the value function here tries to do, this baseline is a value function, and what it tries to do, it gives an estimate of the discounted sum of reward from this point onward. Basically it is trying to guess what the final return is going to be in this episode starting from the current state। समझ रहे हो? अब इस करंट स्टेट के बाद से, एक एस के बाद से, अब हम इधर इधर गैस का वर्क नहीं था, बट इधर हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर एक वैल्यू फंक्शन होगा जिससे हम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे व्हाट कैन बी द रिवॉर्ड फ्रॉम दिस करंट स्टेट एस। बट यहाँ पे एस्टिमेशन हो रहा है, मतलब गैसिंग हो रही है, मतलब प्रिडिक्शन हो रहा है, मतलब डेफिनेटली देयर इज अ न्यूरल नेटवर्क विच विल रिप्रेजेंट अ वैल्यू फंक्शन which is going to be frequently updated using the experience that our agent collects in the environment, because this is basically like a supervised training, where you are taking the states as an input and your neural network is trying to predict what the discounted sum of reward is going to be from this state. And notice that because this value estimate is the output of neural network, this is going to be a noisy estimate. There's gonna be some variance because our network is never going to always predict the एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क है, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं करेगा, ये प्रेडिक्ट करके दे रहा है कुछ ना कुछ नॉइजी वैल्यू होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो टर्म आ गए। दो टर्म क्या आ गए? डिस्काउंटेड सम ऑफ वेक्टर, जो हमें पता है व्हाट इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, डिस्काउंटेड सम ऑफ reward that we have computed over the episode rollout। Okay, and baseline is what we have an expectation that is an estimate of that value given the state s that we are in। ठीक है, फ्रॉम दैट स्टेट जो जिसमें अभी हम हैं, उसके बाद से लेकर हमारे पास क्या वो हो सकता है, एक एस्टिमेट हो सकता है जो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर से निकल रहा है, दैट इज व्हाट बेसलाइन। तो अब क्या करोगे? इफ यू विल सब्ट्रैक्ट दिस बेसलाइन एस्टिमेट फ्रॉम द एक्चुअल रिटर्न we got, that what we get we call advantage function। so basically advantage function estimate is answering the question that how much better the action took based on the expectation of what should normally happen in the state s। समझ रहे हो कि हमारा बेसिकली एडवांटेज फंक्शन क्या एस्टिमेट कर रहा है कि कितना अच्छा आंसर, मतलब जो हमने क्वेश्चन का आंसर किया वो कितना बेटर है। जो हमने एस लिया, स्टेट लिया, जो हमने एक्शन लिया ऑन द स्टेट एस बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट वुड नॉर्मली हैपन एंड व्हाट हैड हैपेंड। तो जो हो हैपन हो चुका, और हमें लगता है जो व्हाट वुड नॉर्मली हैपन, तो उसका जो हम डिफरेंस लेंगे, ये मुझे पता है कि ये हो चुका और अभी मुझे पता है कि क्या होगा। ठीक है, अगर मैं उसका डिफरेंस ही तो मुझे बताएगा कि मुझे एडवांटेज होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब व्हाट वुड हैपन, वी नो व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट दैट वुड हैपन। तो उस दोनों को ही तो हम कंसिडर करेंगे कि एक एजेंट को पता है कि अभी ये एक्शन लेने से मुझे इतना रिवॉर्ड मिला, ये मुझे पता है, मुझे हिस्ट्री पता चल गई। अब मुझे आगे जो एक्शन लेना है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो सकता है, ये हम एस्टिमेट करेंगे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर से। ये इसका जो रिवॉर्ड स्कोर है हम कैलकुलेट करेंगे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर से, और फिर उसका जो डिफरेंस लेंगे उससे ही तो पता चलेगा कि हमें एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ, पहले वाले से अच्छा आया कि नहीं आया। पहले वाले से खराब है तो मतलब एडवांटेज फंक्शन नेगेटिव है, तो पीपीओ का मेन रोल क्या होगा? अब देखो, पीपीओ के लिए क्या होगा? पीपीओ के लिए एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव करना, तो मतलब कि हमारा एक्शन ज्यादा फेवरेबल है। हमने जो एक्शन लिया वो हमारे जो ट्यून्ड मॉडल है वो हमारे गोल तक हमें हेल्प कर रहा है। तो दैट मीन्स द एजेंट टुक इन द सैंपल trajectory
that resulted in the better than average return. So what we will do, we will increase the probability of selecting them again in the future when we encounter the same state. ठीक है, जिससे हमारा एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, हम वही एक्शन लेना चाहेंगे ना, क्योंकि पहले भी हमारे साथ ये एक्शन लेने से ये एडवांटेज फैक्टर पॉजिटिव हुआ था, तो उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा हमारे इंक्रीज होने की चांसेस है। ठीक है, तो हमारा वो फर्दर भी वो स्टेप लेने का चांसेस है। ठीक है, बट इफ एडवांटेज फंक्शन इज नेगेटिव देन वी विल रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ दैट सेलेक्टेड एक्शन। ठीक है, तो अभी तुम देखोगे तो ये कैसे हो रहा है, हमने क्या लिया लिया लॉग लिया, लॉग लिया बाय मल्टीप्लाइंग दिस 80 और बाय मल्टीप्लाइंग विथ ये एडवांटेज फंक्शन मल्टीप्लाई किया है इस लॉग के साथ में। तो लॉग प्रोबेबिलिटीज ऑफ योर पॉलिसी एक्शन विद दिस एडवांटेज फंक्शन मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, एंड दैट विल बी योर फाइनल ऑब्जेक्टिव, और इसी पे हम लोग ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर तुम सोचोगे तो इंटेलिजेंटली या इंट्यूटिवली इसका साइड ये फंक्शन का मेन काम क्या होगा, ग्रेडियंट अप्लाई करना, सो डेट हमारा एडवांटेज फंक्शन भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव होगा तो हमारा रिवॉर्ड उसके लिए ज़्यादा है, इसलिए हमारा एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव, हमें एडवांटेज ज़्यादा मिल रहा है, उसके लिए हमें रिवॉर्ड स्कोर बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी अभी ये हमें समझ में आया। ठीक है, अभी मैंने बोला एडवांटेज फंक्शन नेगेटिव होगा, तो मतलब कि ये रिड्यूस करेगा वो एक्शंस को हमें फ्यूचर में लेने से। ठीक है, पर लेकिन अगर तुम देखोगे, अगर मैंने क्या बोला था, अगर तुम सिंपली इफ यू सिंपली कीप रनिंग दिस ग्रेडियंट डिसेंट ऑन वन बैच ऑफ योर कलेक्टेड एक्सपीरियंस, देन व्हाट विल हैपन is that you will update the parameter in your network so far outside the range where the data was collected, that for example the advantage function, which is in the principle noisy of the real advantage, is going to be completely wrong। कि अभी जो तुम्हें एडवांटेज फंक्शन जो तुम जानते हो ना प्रिंसिपल में, अभी जो तुम्हारा मेन एडवांटेज फंक्शन है, लेकिन अगर तुमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते रहे तो मैंने क्या बोला था, वो बहुत फार रेंज में जा सकता है, और एक ये नॉइजी रिजल्ट दे सकता है, नॉइजी एडवांटेज फंक्शन दे सकता है, जिससे तुम्हारा जो रियल एडवांटेज है वो बहुत गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि वो फूल कर सकता है कि तुम्हारा रिवॉर्ड हमेशा इंक्रीज हो। ठीक है, so you are going to destroy your policy if you keep running the gradient descent on a single batch of collected experience, right? So to solve this issue, that you are updating the policy, you are never going to move too far away from your old policy. Now this idea was introduced in the paper TRPO कि मतलब तुम ज़्यादा अपने ओल्ड पॉलिसी से डेविएट ना हो, और तुम ज़्यादा उसके एकदम भी ऐसा ना हो कि चेंजेस किए ही नहीं है और बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए वो भी ना हो। ये जो मेथड रिजॉल्व हुआ था, ये एक्सप्लेन हुआ था TRPO पेपर पे, दैट इज योर ट्रस्ट रीजन पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन पेपर पे। ठीक है, तो अभी इसमें तुम फर्क देखोगे ना, ये वाला जो है और ऊपर वाला जो इक्वेशन है, इसमें क्या हुआ है, बस ये लॉग ऑपरेटर डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, डिवीजन में कन्वर्ट हो गया। अब इधर देखोगे तो इधर हम डिवीजन में दोनों कंसिडर कर रहे हैं, हमारा ओल्ड पॉलिसी भी और हमारा न्यू पॉलिसी भी। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि इफ यू कंपेयर द फॉर्मूला, you will see that only change in the formula in log operator is replaced by a division operator, that is with the division by old. So अब now to make sure that updated policy doesn't move too far away from the current policy, TRP will add a KL constant। यही तो मैंने बोला था, KL divergence जो, तो this constant to optimization we just want to stick to close to the region where we know everything works fine। The problem is what, but there is a one problem, ये जो हम KL ऐड कर रहे हैं ना, ये हमने ऐड कर दिया इसके साथ ताकि ये पाई ओल्ड से ज़्यादा डेविएट ना हो, बट ये जो हम KL ऐड कर रहे हैं ये ओवर हेड हो रहा है, ये हमारी नॉइस को, एक हमारी मतलब कंप्यूटेशन पावर को थोड़ा इंक्रीज कर रहा है ना। सो दिस KL constraint adds additional overhead to our optimization and can be sometime leads to very undesirable training behavior।
So wouldn't be nice if you can include this constraint directly into your optimization, है ना? तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर पीपीओ डू। तो ये जो तुम देख रहे हो क्लिप्ड सरोगेटिव ऑब्जेक्टिव, अब इसमें तुम्हें एडिशनल ओवरहेड हो रहा था कि तुम केएल डाइवर्जेंस को अलग से ऐड कर रहे थे। अगर हम तुम डायरेक्टली ही इसको कांस्टेंट पॉलिसी को तुम्हारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंक्लूड कर दो, डेट विल बी बेस्ट ऑप्शन ना। तो ये क्लिप्ड सरोगेटिव ऑब्जेक्टिव से होगा। अब कैसे हो रहा है समझो। देखो देखो, ये आर टी थीटा, दिस आर टी थीटा इज प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप। या आर टी थीटा को हमने ऊपर देखो ये क्या बोला, ये प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू एंड अपडेटेड पॉलिसी आउटपुट्स एंड द आउटपुट ऑफ प्रीवियस ओल्ड वर्जन ऑफ द पॉलिसी नेटवर्क, सो गिवन अ सीक्वेंस ऑफ सैंपल एक्शन एंड द स्टेट। तो दिस r theta value will be larger than 1 if action is more likely now that was in old version policy, right? अगर ये r theta larger than 1 क्या होगा, कब होगा, जब हम हमारा एक्शन क्या है न्यू पॉलिसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ओल्ड पॉलिसी ये पाई थीटा ओल्ड कम होगा, ये पाई थीटा ज्यादा होगा, तभी r थीटा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। तो लेकिन लेकिन फिर क्या होगा जब ये आर थीटा ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमारा इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बट ये पाई उल्ट से बहुत डेविएट कर जाएगा ना। तो हमें आर थीटा क्या होगा, हमेशा क्या हम कोशिश करते हैं कि आर थीटा समवेयर 0 से 1 रहता है। तो इफ एक्शन इज लेस लाइकली नाउ दैट इट वाज बिफोर द लास्ट ग्रेडियंट स्टेप एंड देन व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस रेशियो। ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब ये पाई थीटा ज्यादा होगा, लेकिन ये 0 से 1 के बीच में कब होगा, जब लेस लाइकली होगा। और हमें क्या करना है, हमें ज्यादा डेविएट भी नहीं करना। ठीक है। तो 0 के पास होगा तो कम हम पाई थीटा ओल्ड की तरफ जा रहे हैं, पाई थीटा मतलब कि हमारा एडवांटेज फंक्शन नेगेटिव हो सकता है और हमारा रिवॉर्ड भी हमें कम मिल रहा है। ठीक है। लेकिन जब ये ज्यादा होगा तो हमें पाई थीटा की तरफ जाना है, लेकिन हमें ज्यादा भी बहुत ज्यादा भी डेविएट नहीं करना है। ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या बोला कि हमने इस रेशियो को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, एडवांटेज फंक्शन के साथ में। ठीक है। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये तो नॉर्मल टीआरपीओ दे रहा है जो अभी हमने देखा। ठीक है। बट अब इस नॉर्मल टीआरपीओ के साथ हम करेंगे कुछ, देखो हम क्या कर रहे हैं, इधर नीचे देखो। अभी तुम ये देखोगे जो मेन फंक्शन है पीपीयू का, ये यही है। ये जो दिख रहा है ना, अभी हमने नॉर्मल टीआरपीओ के साथ कुछ किया, देखो नॉर्मल टीआरपीओ देखोगे ना तो इधर भी दिख रहा है ये आर थीटा इंटू ये एडवांटेज फंक्शन, ये नॉर्मल टीआरपीओ। लेकिन अभी इसमें हमने इतना इतना चेंज कर दिया। तो अभी ये क्या है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट पीपीओ ऑप्टिमाइजेस इज एन एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर is that we are going to compute this over the batches of trajectory, and this expectation operation is taken over the minimum of the two terms. ठीक है। and the first of these two term is what, this is r theta into your this advantage estimate, this is your objective of normal policy gradient। ठीक है। विच पुशेस द पॉलिसी टूवर्ड द एक्शन दैट yields a high positive advantage over a baseline। ठीक है। नाउ द second term is very similar to the first term except that it contains a truncated version of the r theta। ठीक है। तो which is happened after applying the clipping between the 1 minus epsilon and then 1 plus epsilon। तो ये 1 minus epsilon और ये 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में हमने क्लिपिंग ऑपरेटर अप्लाई किया। ये इसका ट्रंकेटेड वर्जन है और ये नॉर्मल वर्जन है, इन दोनों का मिनिमम ले रहे हैं हम। ठीक है। उस पे जो एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज आवर मेन पीपीओ। अभी इसको ध्यान से समझो कि कैसे कैसे क्यों क्या हो रहा है, ये अभी थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो देखो ये एप्सिलॉन जो है इट विल बी समथिंग बिटवीन 0.2। तो क्या होगा कि लास्टली कुछ होगा, इस पे मिनिमम ऑपरेटर अप्लाई होगा, ये एप्सिलॉन का 1.2 के कोई 0.2 के बीच में होगा। ये हम क्लिप्ड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और ये हमारा नॉर्मल होगा, लास्टली हम इन दोनों पे मिनिमम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। Now, firstly, it is important to know that advantage estimate can be both positive or negative, and this changes the effect of the minimum operator। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और देखो ये नेगेटिव होगा तो ये चेंज कर देगा, तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, तो ये इफेक्ट कर रहा है ना तुम्हारे मिनिमम ऑपरेटर को। तो हियर इज द plot, ये देखो here is the plot of your objective for both the function, if advantage function is positive, if advantage function is negative। ठीक है।
तो इफ सी, देखो लेफ्ट साइड पे देखो, ठीक है, तो इधर क्या है, एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव है। तो इफ यू विल सी इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द डायग्राम वेयर द एडवांटेज फंक्शन इज द पॉजिटिव, ठीक है, and so or all the cases where the selection action had the better than the expected outcome, ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, वो सारे केसेस जहाँ पर सेलेक्टेड एक्शन बेटर हैं फॉर एक्सपेक्टेड आउटकम के लिए, ठीक है, तभी तो एडवांटेज फंक्शन पॉजिटिव हुआ है। और राइट हाफ साइड डायग्राम में देखो एडवांटेज फंक्शन नेगेटिव है, डेट मीन्स वो सारे एक्शन, ठीक है, we can find the situation where the action had an estimated negative effect on the outcome. अभी वापस लेफ्ट साइड पे आओ, तो नाउ ऑन लेफ्ट साइड नोटिस दैट द लॉस फंक्शन फ्लैटन्स आउट वेयर आर गेट्स टू हाई, ठीक है, जहाँ पे आर हाई हो गया तो फ्लैटन हो गया। दिस हैपेंस व्हेन एक्शन इज लॉट मोर लाइकली अंडर द करेंट पॉलिसी देन इट वाज इन ओल्ड पॉलिसी, एंड इन दिस केस वी डोंट वांट टू ओवरडू द एक्शन, बोला था ना मैंने, तो इन दिस केस वी डोंट वांट टू overdo the action too much, and so the objective function gets clipped here to the limit the effect of the gradient update, for to limit the effect of the gradient update, okay. And on the right side where the action had an estimated negative value, the objective flattens where r goes near to the zero, and this correspond to the action that are much less likely now that in old policy, and it will have some effect of not overdoing a similar update which might otherwise reduce these action probabilities to zero, ठीक है। तो remember that advantage function is noisy, so we don't want to destroy the policy based on the single estimate. And finally, about the right hand side, well, the objective function only ends up, and only and right side पे देखना, only ends up with the this objective function only ends up in this region when the last gradient made the selected action a lot more probable. So r as big while also making our policy worse since our advantage is negative here, okay। समझ आ रहा है कि हमारा आर बिग हुआ, लेकिन हमारा जैसे आर बिग हुआ ये हमारी पॉलिसी को और खराब कर रहा है, क्योंकि हमारा एडवांटेज फंक्शन नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव साइड में हम यहाँ पे आर को बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा पॉलिसी खराब कर रहा है ना, एडवांटेज तो नेगेटिव है, उसको हम आर रिवॉर्ड ज्यादा दे रहे हैं, तो पॉलिसी तो खराब हो रहा है ना। So we want to undo the last gradient step, and it just so happens that objective function in PPU allows us to do, ठीक है, this the function is negative here, so gradient will tell us to walk in the other direction and make the action less probable by amount proportional to how much we screwed it up in first place। देखो जितना हमने स्क्रू किया था ना, अभी देखो इधर इस पे जाओ, ठीक है, तो ये यू विल नोटिस ये जो फर्स्ट प्लेस पे है ना, अभी ये क्या है, इसी दिस इज द अनक्लिप्ड एंड दिस इज द क्लिप्ड, हम इसका मिनिमम ले रहे हैं, ठीक है। अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका मिनिमम ले रहे हैं, तो बेसिकली पीपीओ डज द सेम एज टीआरपीओ इन दैट इट फोर्सेस द पॉलिसी अपडेट टू बी कंजर्वेटिव इफ दे मूव वेरी फार अवे फ्रॉम द करेंट पॉलिसी। The only difference is that PPO does with a very simple objective function, that it doesn't require to calculate all other constant or KL divergence. And in fact it turned out the simple PPO objective, ठीक है। तो this PPO function often outperform the more complicated variant that we have in TRPO, simplicity often wins, all right, okay। Let's look at the entire algorithm. Let me show you the entire algorithm. So this you will see the entire algorithm end to end. It is mentioned before there are two alternative threads, ठीक है। मैंने मेंशन किया था पहले कि दो अल्टरनेटिव थ्रेड होंगे पीपीओ में। फर्स्ट वन इज द व्हाट, कि इन फर्स्ट वन
the current policy is interacting with the environment, generating the episode sequences for which we immediately calculate the advantage function using our fitted baseline estimate for the state value. And then every so many episodes in a second thread, it is going to collect all that experience and run the gradient descent on the policy network using the clip PPO object. That is what a PPO explains. ठीक है, तो ये तो था हमारा पीपीओ। इधर हमने क्या देखा कि हमें हमने कैसे रिवॉर्ड स्कोर को मैक्सिमाइज किया, केएल डाइवर्जेंस का ओवरहेड कम करते हुए एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसे क्लिप्ड वर्जन के थ्रू हमने ओवर डेविएशन और वो कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। सो दिस इज व्हाट द एल्गोरिथम द RLHF uses, that is PPO। अब एक DPO भी होता है जो इससे ज़्यादा अच्छा होता है, बट वी विल read that in later lectures। तो if you want me to upload DPO paper or if you want me to explain the full DPO paper, please subscribe and like my channel so that I can upload the next papers, and also comment below if कोई और पेपर अगर आपको चाहिए या कोई और पेपर का explanation चाहिए तो you can comment, okay? And I will give you all the links of those referenced paper, that is your PPO paper। उसमें आपको TRPO का भी explanation मिल जाएगा। And if you want me to give that discounted sum of wala discounted sum of reward wala document, that I will then that also I will give you। ठीक है, so this is all। Bye। Okay, thank you। Bye everyone।